की अहम बड़ी खबर आपको दे देते हैं। रजा अकेडमी ने आलमी तंजीम सेहत को लिखा है खत। कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की मांगी जानकारी। रजा अकेडमी ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से शक का इजहार किया है और वैक्सीन में खिंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का शक जाहिर किया है। रजा अकेडमी ने आलमी तंजीम सेहत को लिखा है खत। कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की मांगी जानकारी। रजा अकेडमी ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से शक का इजहार किया है और वैक्सीन में खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का शक जाहिर किया है। रजा अकेडमी इस मामले पर फतवा देकर भी सुर्खियों में रही। आज बाकायदा उसने आलमी सेहत तंजीम को खत लिखा है और कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की जानकारी मांगी है। रजा अकेडमी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से शक का इजहार किया है। वैक्सीन में खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का शक जाहिर किया है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रजा अकेडमी ने पहले फतवा दिया कि मुसलमान एहतियात करें, अभी इस्तेमाल ना करें, और अब बाकायदा जानकारी हासिल की है। क्या कुछ तफसीलात दे रहे हैं आप? देखिए, रजा अकेडमी जो मुंबई स्थित है, उन्होंने WHO को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने मुख्य बातें ये कही है कि मीडिया में कई रिपोर्टें आई हैं कि कुछ कंपनियां विशेष रूप से चीन जैसे देशों के टीकों में सुअरों और गायों से निकली गई सामग्री का उपयोग कर इसे अधिक टिकाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है। और रजा अकेडमी आपसे अनुरोध करता है कि दुनिया में विकसित होने वाले टीकों की एक विस्तृत सूची हमें भेजने का कष्ट करे ताकि एक शख्स ये निर्णय ले सके कि वे कौन से टीके का इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ चिट्ठी में ये कहा गया है कि हमें पता चला है कि भारत में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पैनासिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल की कोरोना वैक्सीन पर काम करने वाली घरेलू फार्मा कंपनियां, और कम से कम हमें इन कंपनियों से जल्द टीकों की विस्तृत संरचना प्राप्त मिल जाए, क्योंकि रजा अकेडमी को जो है शक हो रहा है कि इसमें इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसमें सुअर की चर्बी होने का शक जो जताएगा। इसको लेकर इन्होंने पहले एक फतवा भी जारी किया था। अब जो है ये वैक्सीन कैसे बन रही है, क्या चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या गाय और सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सारी बातों की जानकारी जो है वो WHO से मांगी गई है ताकि लोगों में जो भय है, इनका ये कहना है कि लोगों में जो भय है वो निकल जाए और उस वैक्सीन का सेवन जो है, जो टीकाकरण है, वो लोग अच्छे से करा सके। जी अमित, जैसा कि आपने कहा कि हमने भी इस पर एक शो किया था कि फतवा जारी कर दिया और लोगों को रुकने के लिए कहा है कि अभी आप ये वैक्सीन इस्तेमाल न करें। उनके जो डॉक्टर हैं और उलमा हैं, आलिम लोग हैं, उसको ये सारी चीज़ की जानकारी लेंगे कि यह है क्या। तो तब तक के लिए अगर टीकाकारी शुरू होती है तो क्या मुसलमानों को उन्होंने रोकने की अभी भी उस बात पर कायम है वो? देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने जो फतवा जारी किया, उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल न किया जाए और इसी को लेकर जिस तरह से खबरें आ गई कि वैक्सीन जो है जल्द से जल्द जो है भारत में आ सकती है, उसका टीकाकरण शुरू किया जा सकता है, इसी के मद्देनजर इन्होंने WHO को लेटर लिखा और जानकारी मांगी है कि इसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जब तक इनको जानकारी नहीं मिलेगी, जैसा कि रजा अकेडमी में कहना है कि हम किसी भी मुस्लिम को जो है ये वैक्सीन नहीं लगने देंगे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस वैक्सीन को न लगाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि अमित हमारे नुमाइंदे ने कहा कि रजा अकेडमी ने बाकायदा जानकारी हासिल की है आलमी सेहत तंजीम से कि आप इस कोविड वैक्सीन में किन चीज़ों से बन रही है, क्या अज्जा इसके अंदर है, क्योंकि रजा अकेडमी का ये कहना है कि वैक्सीन में खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का उन्हें शक है। तो ये जानकारी उन्होंने मांगी है आलमी सेहत तंजीम से कि हमें पूरी तफसीलात दीजिए कि ये वैक्सीन किन चीज़ों से बनाई गई है, ताकि जो लोगों में डर खौफ है और ख़ासकर मुसलमानों में कि वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें या नहीं, ये वो बता सकें। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकोट एम्स का संग बुनियाद रखा। ये अस्पताल 201 एकड़ अराजी पर बनेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी आखिरी मरहले में है और अनकरीब दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम शुरू होगा। उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए एहतियात को इंतहाई अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दवाई भी और कड़ाई भी का नारा दिया। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स की खिदमत का एतराफ़ किया, इनकी सताइश की और उन्हें सलाम पेश किया। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास गुजरात के साथ साथ
पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है, जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। पूर्वी बंगाल में सीबीआई ने तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने कोलकाता में 3 मकामात पर छापे मारे हैं। विनय मिश्रा को एजेंसी की जानिब से नोटिस जारी किया गया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मिश्रा को तृणमूल लीडर अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। और मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शबाना, जिस तरह से एक तरफ इंतखाबी जंग चल रही है दोनों पार्टियों के बीच, और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के जो जमीनी लीडर्स हैं उन पर अब शिकंजा कस रही है सीबीआई, कैसी टाइमिंग और किस तरह के चीजों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं कि ये टाइमिंग ऐसे वक्त में है जो बिल्कुल सियासी है और इलेक्शन सामने है, और ऐसे मौके पर जो है वो जिस तरह से स्मगलिंग के मामले में बड़े लीडरान को जो है उसको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और अब बाज़ाब्ता तृणमूल कांग्रेस के एक ओहदे पर जो विनय मिश्रा है उनको एक ओहदा मिला हुआ है, और सीधे तौर पर एक खास पार्टी तृणमूल बरसर इक़्तिदार जमात तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका राब्ता है और अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि इस तरह के जो सीबीआई का जो छापा पड़ा और सीबीआई की जो सरगर्मियां आज देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होगी कि मामला जो है वो और भी आगे दूर तक जा सकता है, और कई बड़े लीडरान को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है,
उनके घर पर भी छापा मारा जा सकता है। क्योंकि आप देखें कि एक तरफ सीबीआई ने कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों पे छापामारी की है और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया है कि सियासी लीडरान के इस मामले पर सियासी लीडरान के जिस तरह से ट्वीट सामने आ रहे हैं और तंज का जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये पूरा मामला सियासी होने वाला है आने वाले दिनों में। और जो बड़े लीडरान हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के मजबूत लीडरान हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी है। और लेकिन बात ये कही गई थी कि विनय मिश्रा को नोटिस दिया गया था, उन्होंने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया, अब उसके बाद बाकायदा छापेमारी शुरू हुई है। बिल्कुल, लाला जब से गिरफ्तार हुए थे आसनसोल से, एक बड़ा मजबूत लीडर माना जाता है और उनके बाद से ही कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद ही कई नाम सामने आए थे और आज जो है वो लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया विनय मिश्रा के खिलाफ। और उनके जो करीबी दो साथी हैं उनके घर पर भी छापामारी की गई है। हालांकि वो दोनों ही मौजूद नहीं थे, उनके घर वालों से पूछताछ की गई और 5-6 घंटों तक ये पूछताछ चली है। और अब भी कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों समेत तो बंगाल के हावड़ा जिला में, हुगली जिले में भी सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है। सीबीआई का छापा पड़ा है कई बिजनेसमैन जो है वो उनके घरों पर। एक बड़ा मामला है और जिस तरह से आप देखें कि शारदा और नारदा मामले में जो तहकीकाती अफसरान थे उनका तबादला किया गया और अब जिस तरह से सीबीआई मवेशी और कोयला स्मगलिंग मामले में सामने आई है, तो ये एक सियासी जंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं वो सियासी लीडरान को घेरने की कोशिश करेंगी। तृणमूल और बीजेपी के बीच इस वक्त किस तरह की जो है बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिस तरह से लगातार मगरबी बंगाल में तृणमूल के लीडरों को या तो पार्टी में शामिल किया जा रहा है या फिर इस तरह के जो है छापेमारी को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है, सियासी तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो क्या बयानात अभी देखने को मिले हैं तृणमूल की तरफ से और बीजेपी की तरफ से? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का खुद का बयान सामने आया था कि वो उन्हें जो है वो सीबीआई के नाम पर और मुख्तलिफ जांच एजेंसियों के नाम पर उनकी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा है। खुद ममता बनर्जी ने कहा था, मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जिस तरह से आइंदा माह कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की जो है वो बंगाल दौरा एक बार फिर से होने वाला है और उससे पहले अगर इस तरह की जांच एजेंसियां इस तरह से सरगर्म होती हैं और खास पार्टी के लीडरान को अगर निशाना बनाया जाता है या उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले अवाम के दरमियान भी पार्टी के सामने क्या कुछ जवाब देना होगा, ये एक बड़ी बात होगी कि जब एक समय में आप अपने कामों को गिनाएंगे तो जो इस तरह के जो स्मगलिंग का मामला है, जो इस तरह के घोटाले का मामला है, इस पर भी अवाम जो है वो लीडरान से जवाब मांगेगी और उनके पास कहने के लिए क्या कुछ होगा। तो लीडरान जा रहे हैं पार्टियों में, मुख्तलिफ पार्टियों में, ये अलग मसला है। दूसरी तरफ जिस तरह से जांच एजेंसियां सरगर्म हुई हैं और पार्टी लीडरान पार्टी की तरफ से, तृणमूल की तरफ से बयान आ रहा है, आपने जैसा कि कहा कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये एक तरह से सियासी टाइमिंग के तौर पर इसको जरूर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए पाकिस्तान मंशियात का सहारा ले रहा है। डीजीपी के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर ने अपने 16 पुलिस जवानों को खोया। उन्होंने बताया कि मिलिटेंटों के खिलाफ 100 ऑपरेशन किए गए और इस दौरान लगभग 225 मिलिटेंट मारे गए। दिलबाग सिंह का कहना है कि मारे गए मिलिटेंटों में 40 से ज्यादा काफी सरकर्दा थे। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे ताजा जो खबर रही वो सबसे पहले डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें
मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर A+ और A++ कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं, उस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुंचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। कानपुर में गुज़श्ता साल 20 दिसंबर को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मुख्तलिफ गोशों से सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब इसी मामले पर कानपुर के वकील नासिर खान ने CMM अदालत से रुजू किया था, जिसे CMM कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। अब इस मामले पर सेशंस अदालत से रुजू करने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में JDU के 6 अरकान असेंबली ने पार्टी छोड़ BJP में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। BJP, JDU और RJD के बीच बयानबाजी जारी है। RJD ने दावा किया कि JDU के कुछ अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं। वहीं दूसरी तरफ BJP के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट राकेश सिन्हा ने दावा किया कि RJD के 5 से 6 अरकान असेंबली NDA में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि RJD के कई अरकान असेंबली पार्टी छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने इस ज़िम्न में राब्ता भी किया था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से सर, बिहार में जिस तरह का मैंडेट मिला है उसके बाद लगातार दावे अलग अलग दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल RJD दावा कर रही है कि JDU के विधायक उसके संपर्क में हैं और जल्द ही नीतीश कुमार की सरकार अपदस्थ हो जाएगी। JDU के कई विधायक टूट जाएंगे, RJD में मिल जाएंगे। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में ये NDA की सरकार अगले 5 साल तक पूरी ताकत के साथ विकास को सामने रखते हुए चलती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल अनियमितता, अराजकता फैलाने वाली पार्टी है। जब भी स्थिरता के साथ सरकार चलती है तो राष्ट्रीय जनता दल उसमें कुछ न कुछ ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है जिससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना तेजस्वी यादव छोड़ दे। जनता ने मैंडेट जनादेश भारतीय जनता पार्टी और JDU को दिया है और दोनों का यह गठबंधन निरंतर चलता रहेगा। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, स्वयं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक उसकी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है। जिस दिन अवसर मिलेगा RJD के अनेक विधायक छोड़कर दूसरे पाले में आ जाएंगे। तो सवाल लेकिन इसलिए उठ रहा है, RJD जैसे लोगों को मौका इसलिए मिल रहा है कि JDU के जो विधायक थे अरुणाचल प्रदेश में वो BJP में शामिल हो गए, तो इसलिए उन लोगों को, विपक्षी लोगों को मौका मिल रहा है कि जिस तरह से BJP ने अरुणाचल में किया उस तरह से यहाँ भी खटपट चलेगी और बहुत दिनों तक सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए, अरुणाचल की घटना को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया। जिन 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की वे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए वे जनता दल यू से चुनाव लड़े थे। तो यह उनकी सिर्फ घर वापसी है। उन्होंने न जनता दल यू छोड़ा है, न जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अरुणाचल प्रदेश में कोई आपस में विवाद है, इसलिए उसे बिहार की राजनीति से जोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। यह जनता दल यू को तोड़ने की कोई प्रक्रिया न थी, ना कोई आशय था।
ये जनता दल यू को भी मालूम है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, उसके 5-6 विधायकों ने तो मुझे कहा कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो हम लोग गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता आरजेडी से ही अनेक विधायक, जब 6 विधायकों ने मुझे ही संपर्क किया, तो मुझे लगता है कि आरजेडी के अनेक विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आरजेडी के विधायक आपके संपर्क में, जैसा आप कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ भी सकती है और आरजेडी के कई विधायकों को आप लोग अपने साथ लाने की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अनौपचारिक रूप से कई विधायकों ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए एक तरीका है, तौर तरीका है, और हमारी पार्टी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती है, और आपको जिससे भी बात करनी है उच्च स्तर पर बात कीजिए। तो उन्होंने अनौपचारिक रूप में ऐसा कहा था। अब वो उनमें कितनी गंभीरता है, वो वास्तव में आना चाहते या वो भापना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं अनेक विधायकों ने अनौपचारिक रूप से इस तरह की बातें करनी शुरू की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की तरफ से कहा जा रहा है कि कई आरजेडी के विधायक हैं जो इनसे संपर्क कर चुके हैं इधर एनडीए पाले में आने के लिए। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और भाई आपको लिए चलते हैं असम के सबसे साफ सुथरे और मिसाली गांव। रियासती राजधानी से 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस गांव को सफाई और शाइस्तगी की बुनियाद पर अब तक कई बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। साफ सुथरे घर और शहर, चमचमाती सड़कें, सरसब्ज शादाब और साफ मैदान, यह है आसाम का सबसे साफ सुथरा और मिसाली गांव रंगसापरा। रियासती राजधानी से 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस गांव ने स्वच्छता अभियान से बहुत पहले साफ सफाई को अपनाया और अब ये गोया इसकी आदत बन गई है। गांव के मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और अपनी हर जिम्मेदारी बखुस्न खूबी अंजाम भी दे रहे हैं। अपनी बारी के दिन गैर हाजिर रहने पर मर्दों को 30 जबकि ख़वातीन को 20 रुपए भी जुर्माना अदा करना पड़ता है। लेकिन गांव के मुखिया कहते हैं कि जुर्माना अदा करने की नौबत ना के बराबर आती है। कामत যদি নাহে এবসেন্ট ফাইন লাগিব, মহিলাবিলাক মানে 20 টাকা ফাইন হয় এবসেন্ট হলে, এবসেন্ট ফাইন। আর পুরুষবিলাক মানে 30 টাকা হয়। এগুলো তো দাবার ইচ্ছা, আমার তো ডিমান্ডও নাই, কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা মতো ওলাই দিয়ে না কামটো করে। আর ফাইনে না পায়, ফাইনে না পায় মানে সকলে বিরাট ক্ষতি করে ওলায়। रंगसापरा गांव 62 खानदान पर मुश्तमिल है। सरगर्म और फाल अफरादी कुव्वत ने गांव को मिसाली गांव में तब्दील करने में बेहद अहम रोल अदा किया है। साथ ही सबसे अहम बात यह कि गांव को साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिशें हनूस जारी हैं। इस मुहिम की शुरुआत कब और कैसे हुई और इतने बरसों में इसकी हुसूलियाबियां क्या रहीं, ये जरा जॉन मोमिन की जबानी कुछ यूं सुनिए। नाम पाওয়ার পাছত মানে আমি এনে নাথাকো, আমি তো মানে সাফ চিকুণ কৰি থাকি আজিলৈকে থাকি আছে, আজিলৈকে কৰি আছে। আমি তো আৰু এই দেখা পাই মানুহবিলাক সব চাফা হয় আমাৰতে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এনেই এইটো খালি ডেভেলপমেণ্ট দিছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক এখন সোয়াল কনজারভেশন ডিপার্টমেন্টের আমি নিজের হাতত লৈ কিনা এই যে আমার ফিশারি দিছে, ফিশারিটো কৰি আছে, এইবিলাকে আৰু। कोरोना के अहद और लॉकडाउन हटने के बाद सितंबर में सयाहों के लिए इस गांव को खोल दिया गया, लेकिन यहाँ कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और नशे की हालत में पाए जाने पर 5001 रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। इस गांव को हर एतबार से मिसाली बनाने और सयाहों के लिए पुरकशिश मरकज बनाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। हाई स्कूल गांव में नहीं है, रात में सयाहों के ठहरने की सहूलत भी नहीं, सड़कों पर लाइनें नस्ब करने, कम्युनिटी हॉल बनाने समेत कई अहम मंसूबों को जमीन पर उतारने की कोशिशें भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बहुत बड़ी खास कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है। इस कैंपेन का नाम है पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ और सोच। इस कैंपेन की शुरुआत कुछ आदाद शुमार के साथ सामने आई, इसके बाद हुई जैसे 56% हिंदुस्तानी ख़वातीन मानती हैं कि माहवारी या मेंस्ट्रुएशन एक ट्यूबो है। 42% से ज़्यादा ख़वातीन दवा दुकान से सैनिटरी एसेंशियल ख़रीदते वक्त एक बेइत्मीनानी महसूस करती हैं।
38% खवातीन ने अपनी माहवारी को पहली मरतबा जख्म या बीमारी बताया था। सबसे तशवीश की बात यह है कि माहवारी से गुजर रही 40 करोड़ हिंदुस्तानी खवातीन में महज 20% ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कैंपेन का मकसद है नौजवान नस्ल को माहवारी से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना और सेहत से मुताल्लिक एहतियात के बारे में बेदार करना।